स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके रोटेशनल के जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने कराए हैं वो सारे आप एक साथ देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, जो स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन क्यों अलग होता है, फ्रिक्शन की वजह से अलग होता है, और इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई मेंस और नीट के एग्जाम्स में। एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे दैट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ऐसे लीनियर मोमेंटम हमने पहले पढ़ा है, बट एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं और उसके अगर क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसकी भी बात आज हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस पुली ब्लॉक सिस्टम को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम आपके लिए यहाँ पर बनाया है। ध्यान से देखना दैट यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसकी मास है m। ओके, मास यहाँ पे m है और इस साइड में एक छोटा ब्लॉक है जिसकी मास है स्मॉल m। अब जाहिर सी बात है कि ये बड़ा ब्लॉक भारी है, ज़्यादा वजन है उसका, तो उस वजह से ये ब्लॉक नीचे जाने लगेगा और इस तरफ की जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने दिखाया दैट एक्सेलरेशन a है, इसकी भी एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ a है, ये आपको यहाँ पर गिवन है। नाउ अब यहाँ पर बात आएगा दैट ये जो टेंशन है ये दोनों स्ट्रिंग्स में अलग क्यों होता है। तो अलग स्ट्रिंग में टेंशन तभी देखने को मिलेगा जब स्ट्रिंग और पुली मीन्स ये स्ट्रिंग, ये रस्सी जो है इसके और जो पुली है यहाँ पर इसके बीच में अगर फ्रिक्शन हो। तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब आपने पढ़ा था टेंशन के बारे में, तो उसमें आपने पूरे स्ट्रिंग में थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है ना टेंशन सेम लेकर के क्वेश्चंस बनाए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया दैट कि पुली के पास कुछ फ्रिक्शन है, जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उससे, तो वहाँ पर कुछ फ्रिक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसकी कुछ मास है, तो इस वजह से आप थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है ना टेंशन सेम नहीं लोगे। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरफ जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कुछ और लेना होगा और इस तरफ जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आपको कुछ और लेना पड़ेगा। मीन्स बोथ साइड्स में जो टेंशन होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्यों सेम नहीं होगा। तो सपोज करो दैट कि आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट है पुली में, ये दो पॉइंट्स है। ठीक है, ये वाली जो पॉइंट है इसका नाम x ले लिया और इस पॉइंट का नाम y ले लिया। अभी x और y, x कहाँ पे है, x स्ट्रिंग में है, y कहाँ पे है, y पुली में है। तो x और y इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा बिकॉज बोथ आर इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, बोथ आर इन कॉन्टेक्ट। तो इस जगह पर x और y के बीच में कॉन्टेक्ट है तो फ्रिक्शन होगा। अभी ये जो स्ट्रिंग है ये नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स इस वाली जो पुली में जो आपको फ्रिक्शन मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी फ्रिक्शन। ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो पुली है ये क्यों घूम रहा है, ये इसलिए घूम रहा है बिकॉज कि ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर मिला है F वो इक्वल एंड ऑपोजिट आपको पुली में भी दिखाई देगा और वो फ्रिक्शन इस पुली को रोटेट कराएगा। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ दैट कि जब आप सरफेस दोनों का देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है, ये स्ट्रिंग वाली पॉइंट है, स्ट्रिंग में फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है और वही फ्रिक्शन जो पुली है हमारा उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है और ये फ्रिक्शन पुली को रोटेट करा दे रहे हैं। तो अब स्ट्रिंग की केवल बात करेंगे। ये तो आपने समझ लिया दैट फ्रिक्शन किस तरह से लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो जैसे पॉइंट x मैंने माना ना, अभी पॉइंट x, अभी ये जो पॉइंट x है ना, यहाँ पर आप मुझे ये बता दो दैट कि इस जगह पर आपने नीचे की तरफ टेंशन माना था T1 और साथ ही साथ एक फ्रिक्शन भी आ गया है ऊपर की तरफ F। तो जो नेट टेंशन होगा इसमें वो कितना होगा, तो वो T2 मान लो, T2 विल बी इक्वल्स टू T1 माइनस F। T1 माइनस F ये आपका नेट टेंशन जो है यहाँ पर स्ट्रिंग में है। कहने का मतलब हो गया कि जो T1 था वो एक्चुअल में T2 प्लस F है। ये कुछ टेंशन जो T1 था वो थोड़ा सा फ्रिक्शन की वजह से ये जो T1 की वैल्यू है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है।
ठीक है। या फिर कहने का मतलब आप ऐसा समझो कि फ्रिक्शन जो यहाँ पर लग रहा है वो T1 को अफेक्ट कर दे रहा है, तो इस वजह से आप यहाँ पर टेंशन जो है और इस तरफ जो टेंशन है वो सेम नहीं ले सकते। फ्रिक्शन यहाँ पर टेंशन को अफेक्ट कर दे रहा है, उसके वैल्यू में कुछ एड अप हो जा रहा है, मीन्स T1 के वैल्यू में जो फ्रिक्शन है वो कुछ एड अप हो जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग जो स्ट्रिंग है वो मास है स्ट्रिंग के पास, साथ ही साथ पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है, तो हम लोग टेंशन जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं लेंगे, टेंशन बोथ साइड्स में हम लोग अलग अलग लेंगे। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर नो रिलेटिव स्लाइडिंग है, नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली, नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। स्ट्रिंग और पुली के बीच में जो है कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। तो इस वजह से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो AT/r। ओके, सो AT/r जो है यहाँ पर क्या है, AT क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, R क्या है रेडियस। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ टेंशन जो है वो बोथ साइड्स में आपको अलग अलग लेना है, एक तरफ T1 दूसरे तरफ T2, इस तरह से आपको लेना है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और आप उसे सॉल्व करने का कोशिश करो, दैट कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्या वहाँ पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दैट द पुली शोन इन फिगर हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर दे रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, अबाउट इट्स एक्सिस एंड रेडियस इज R, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, एज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज लाइट एंड डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। मीन्स अगर पुली पे स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि फ्रिक्शन है जो स्लिपिंग को रोक रहा है। तो जो डायग्राम है वो मैं आपको दे देता हूँ, ये कंप्लीट डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पर एक मास कैपिटल M, दूसरा मास स्मॉल m पुली से लगाया हुआ है, रेडियस आपको पुली की R दी हुई है, स्ट्रिंग के बीच में और पुली के बीच में फ्रिक्शन है तभी जाकर के स्लिपिंग नहीं हो रहा है। अब हम लोग सबसे पहला काम करेंगे दैट ये जो डायग्राम गिवन है इसके लिए हम लोग FBD ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ किया जाए तो जैसे कि ये जो आपका पुली है तो इसमें एक तो रस्सी इस तरफ है जो इसे खींचना चाहेगा, मान लो टेंशन इसमें T1, और एक रस्सी है दूसरे तरफ ये भी खींचना चाहेगा, मान लो टेंशन T2। अब दोनों तरफ आप टेंशन सेम नहीं ले सकते, T1 T2 लेना है। नेक्स्ट दैट यहाँ पर आपको इस ब्लॉक का बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो ब्लॉक है इसकी मास है M और इसकी जो मास M है तो इसकी वेट भी होनी चाहिए, इसकी वेट है डाउनवर्ड में मान लो mg, ठीक है, और अपवर्ड कौन खींच रहा है, रस्सी, कितने से, T1 से। नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसके लिए भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, छोटा सा ब्लॉक जो है मास M है उसकी। अब इसे भी फोर्सेस जो है पुल करेंगे, तो फोर्सेस कैसे पुल करेंगे, तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ टेंशन T2। और ये चूंकि ज़्यादा भारी ये कैपिटल M है तो इस वजह से ये जो पुली है वो इस तरह से घूमेगा। ओके, नाउ मान लिया दैट इसका एक्सेलरेशन नीचे A है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर A है और ये अल्फा है और यहाँ पर है A/r। मैंने अभी फॉर्मूला बताया दैट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आप A/r लिख सकते हो। और सारे एक्सेलरेशन, सारे जो भी फोर्सेस थे वो हमने दिखा दिए यहाँ पर। अब हमारा काम, अगला काम है दैट इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखना। ये जो यहाँ पर देख रहे हो ना ये वाला डायग्राम जो है, इसके लिए अगर आप फोर्स इक्वेशन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आप लिखोगे F net क्या हो जाएगा, mg माइनस T1, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसके लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम लिखना चाहते हो तो इसके लिए आप लिखोगे फोर्स T2 माइनस mg, ये नेट फोर्स हो गया बिकॉज ये मूवमेंट ऊपर कर रहा है इसीलिए उसे पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है और नीचे वाले को माइनस mg लिखा है। तो T2 माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर मिल गए, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है।
ठीक है, ये दो इक्वेशंस इजीली हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। नेक्स्ट इक्वेशन एक और हमारा आएगा, दैट टॉर्क होता है आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, आपने ज़रूर उसे देखा होगा, नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। साथ ही साथ आप अगर स्टडी मटेरियल IIT JEE नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट के डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट books.adventures.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क देखो, टॉर्क हम लोग पुली के लिए लिखेंगे तो कौन है फोर्स, T1 है फोर्स, T2 है फोर्स। और मैंने पिछले क्लास में ये भी पढ़ाया था दैट कि जब भी हम लोग टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा यूज़ करेंगे तो टॉर्क केवल उन्हीं फोर्सेस की वजह से लिखना है जो एक्सटर्नल फोर्सेस है। अभी आप बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे दैट सर यहाँ फ्रिक्शन भी तो आपने बताया ना, दैट फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से आपको टॉर्क नहीं लिखना है, बिकॉज फ्रिक्शन इज द इंटरनल फोर्स, उसका नेट फोर्स जो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है इंटरनल का, इस वजह से वो जीरो हो जाएगा, उसका टॉर्क नहीं लिखना है, केवल T1 और T2 का टॉर्क लिखना है। तो T1 जो है वो घुमाना चाहता है ऐसे, मीन्स ऐसे घुमाना चाहता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन T2 चाहता है कि नहीं मुझे ऐसे घुमाना है, तो ये क्लॉकवाइज, मीन्स दोनों का टॉर्क जो है प्लस नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो T1 का टॉर्क आप लिख दोगे T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू R माइनस करके T2 इंटू R, ये आपका नेट टॉर्क आ गया इक्वल्स टू आई अल्फा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में गिवन है दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आई है तो उसे आई ही रहने दो, और ए की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हो स्मॉल a अपॉन R। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दैट T1 T2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आपका एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखो मैं करके दे देता हूँ आपको, इस वाले इक्वेशन में ये T1 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो, T1 इक्वल्स टू लिख सकते हो कैपिटल mg माइनस a इंटू R माइनस T2 इक्वल्स टू, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, T2 इक्वल्स टू लिख सकते हो स्मॉल m a प्लस g इंटू R इज इक्वल्स टू आई a अपॉन R। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से a अलग कर लेंगे और a को एक तरफ ले जाएंगे, सो mg R माइनस MAR स्क्वायर स्क्वायर, क्यों ये R इधर लाना है मुझे, MAR स्क्वायर माइनस MGR स्क्वायर इक्वल्स टू आई अल्फा। अभी A वाले सारे टर्म्स को एक तरफ कर लो तो आपका हो जाएगा IA प्लस MR स्क्वायर A माइनस MR स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा MR स्क्वायर A इज इक्वल्स टू m माइनस m इंटू g इंटू R स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट a कॉमन निकाल लो, सो I प्लस MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इक्वल्स टू m माइनस m इंटू g R स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट स्टेप दैट a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू आ गया m माइनस m इंटू जी इंटू R स्क्वायर अपॉन I प्लस MR स्क्वायर प्लस स्मॉल MR स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को तुमने बनाया, मैंने यहाँ पर कोई डेटा नहीं लिया था, मास की वैल्यूज नहीं रखी थी, इस वजह से इस टाइप का आंसर आया। अगर आपके पास मास की वैल्यूज या फिर R की वैल्यूज दी हुई है, I की वैल्यूज दी हुई है, इसमें पुट करो, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर होना चाहिए वो आ जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो इसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और समझना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मास का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, जैसे कि हम लोग टॉर्क निकालते थे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, उसी तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट तो कैसे निकाला जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, और फिर उसी फॉर्मूला को किसी रिजिड बॉडी के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट देखो टॉपिक, जैसे देखो यहाँ पर तुम्हें मैंने एक डायग्राम के अनुसार समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है तुम इसे समझ पाओगे। जैसे ध्यान दो दैट कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है O, इसे हमने रेफरेंस पॉइंट माना, इसे हमने ओरिजिन माना है और ये O जो है ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इस ओरिजिन के अबाउट हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल जो कि
कुछ इस तरह से उसकी लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो p है। लीनियर मोमेंटम कहने का मतलब कि मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब उस पार्टिकल की मास m है, वेलोसिटी v है, और वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जो देख रहे हो ना, अब ये वाली डायरेक्शन जो है यहाँ पर, इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस पॉइंट के अबाउट हमें पार्टिकल की जो एंगुलर मोमेंटम है, पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम हमें पॉइंट O के अबाउट कैलकुलेट करके बतानी है। बहुत ही आसान तरीका होगा दैट आपको एंगुलर मोमेंटम को तो सबसे पहले आप कैपिटल L से डिनोट करोगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका फॉर्मूला होगा R क्रॉस P। R क्रॉस P, अभी R क्या है और P क्या है? तो एक्चुअल में L तो होगी आपका एंगुलर मोमेंटम और ये वेक्टर क्वांटिटी है। R इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको मैंने यूनिट वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था। तो R इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसका? ऑफ द पार्टिकल। ऑफ द पार्टिकल कहने का मतलब कि ओरिजिन जिसको आपने माना है या जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट से लेकर के, मीन्स ओरिजिन O से लेकर के P तक के बीच का जो पार्टिकल जहां पर है वहां तक का जो वेक्टर होगा ना, उसे R कहा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखो दैट के ये पॉइंट ओरिजिन है और यहाँ से लेकर के ये पार्टिकल है, इसके बीच का जो वेक्टर है ये R वेक्टर है, जिसे हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। और P यहाँ पर क्या है? तो P आपका है लीनियर मोमेंटम। P क्या है आपका? P है आपका लीनियर मोमेंटम। ओके, सो P जो है वो आपका लीनियर मोमेंटम है, R जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप दैट आपको R क्रॉस P करना है। जैसे कि आपने A क्रॉस B का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दैट A क्रॉस B का फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं वो होता है AB साइन थीटा n कैप, जहाँ पर n कैप डायरेक्शन होती है। खैर उसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड होता है A क्रॉस B का वो कितना होता है? वो होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा। तो इसी तरह से R क्रॉस P अगर है तो R क्रॉस P का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आर पी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है? सो एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर P। अब देखो यहाँ पर जो वेक्टर R है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर जो वेक्टर R है वो ऐसे 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 ये वेक्टर R है, और ये जो देख रहे हो आप ये जो है ये वेक्टर P है। इसके बीच का एंगल देखो ध्यान से, थीटा है ना, ये थीटा जो है ना वो वेक्टर R और P के बीच का एंगल है। तो आपको जब भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, आप सिंपली सबसे पहला तो R ढूंढोगे दैट R कौन सा है। R क्या है? तो R पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से लेकर के पार्टिकल तक के बीच का। फिर आप उस पार्टिकल की मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे वेक्टर फॉर्म में, तब आपको वेक्टर में रिजल्ट आएगा, है ना। जैसे आप वेक्टर A क्रॉस B करते हो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करते हो तो आपको AB साइन थीटा साथ में उसका n कैप भी तो मिलता है। उसी तरह से आप जब R क्रॉस P करोगे ना तो R वेक्टर में लिखना होगा, P वेक्टर में लिखना होगा, और जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो एंगुलर मोमेंटम की, तो आपको सबसे आसान तरीका क्या होगा दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू, आप सिंपली लिख सकते हो R परपेंडिकुलर इंटू P। अब ये क्या है भाई? तो R परपेंडिकुलर मतलब हो गया, जैसे कि देखो आपने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखा है, R साइन थीटा इंटू P लिख सकते हो ना इसे, R साइन थीटा इंटू P, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बस साइन थीटा को इधर लिख दिया। तो ये जो R साइन थीटा ये एक्चुअल में क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से यही समझना है। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होना चाहिए ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? R साइन थीटा,
है कि नहीं। तो यही तो आर्क परपेंडिकुलर है, मतलब कि पोजीशन वेक्टर जो था उसका परपेंडिकुलर वैल्यू है आर साइन थीटा। मींस पॉइंट ओ से पॉइंट पार्टिकल जो है आपका यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यही है ना। तो अगर आप आर परपेंडिकुलर इंटू पी भी लिख देते हो, कहने मतलब आर साइन थीटा इंटू पी भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो आपका मैग्नीट्यूड आराम से आ जाएगा। समझ गए बात। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सबसे पहले तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से लेकर पार्टिकल के बीच की परपेंडिकुलर दूरी निकाल दो और फिर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल स्केलर में तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा। लेकिन वेक्टर में निकालना चाहते हो तो तुम्हें आर वेक्टर चाहिए होगा, पी वेक्टर चाहिए होगा और उसे क्रॉस प्रोडक्ट करके तुम एंगुलर मोमेंटम जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल देखो, तुम्हें मोमेंटम का एसआई यूनिट पता है केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका एसआई यूनिट ये तो डिस्टेंस है ना, मीटर हो गया। तो एसआई यूनिट अगर आप लिखना चाहोगे तो सिंपली लिख दोगे, एसआई यूनिट अगर आप लिखना चाहोगे तो सिंपली लिख दोगे एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना, आप आसानी से, बहुत आसानी से याद कर लो कि एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बहुत आसान है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का इंट्रोडक्शन होगा। अब मैं इस पे एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ। ये तुम्हारा एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देता हूँ तुम्हें। अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल की मास m है, इज मूविंग अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू b, z इक्वल्स टू 0 विथ कांस्टेंट स्पीड v। ये देखना, ध्यान देने वाली बात है, दैट कांस्टेंट स्पीड v state whether the angular momentum of the particle about origin is increasing, decreasing or remains constant। इंक्रीजिंग है एंगुलर मोमेंटम, अबाउट द ओरिजिन बात की गई है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ओरिजिन के अबाउट निकालना है। और इस ओरिजिन के अबाउट पार्टिकल की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, मतलब सॉरी एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है या फिर कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हें ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो चलो, हमने यहाँ पर ये ओरिजिन बना लिया, ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया। अभी जेड एक्सिस की बात नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ Z0 लेना है। वाई इक्वल्स टू बी मान लो यहाँ पर है और पार्टिकल जो है इसी लाइन के अबाउट चल रहा है, इसी लाइन के अबाउट, ये बी है, ये बी का लाइन, एक्स बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जा रहा है बट एक्स तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। लेकिन जो y की वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगी, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया दैट y इक्वल्स टू बी के अलोंग ये पार्टिकल चल रहा है। नाउ मान लो कि किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे जो पार्टिकल है उसकी कुछ जगह है, और वो जगह कौन सी है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तुम्हें, दैट की पार्टिकल जो है अभी इस जगह पर है। तो आपकी पार्टिकल की पोजीशन ये हो गई, ओरिजिन ये हो गई। तो सबसे पहला काम आर वेक्टर लिखना है। आर वेक्टर लिखने के लिए आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये आपका आ गया आर वेक्टर। ठीक है, ये आपका आ गया आर वेक्टर, और पार्टिकल की मोमेंटम इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इधर ही जा रहा है, तो ये हो गया पी वेक्टर। और इनके बीच का जो एंगल होगा कौन होगा, तो इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो आपने आर ढूंढ लिया, पी ढूंढ लिया, थीटा ढूंढ लिया। अब सिंपली, अब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, और आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप लिखोगे आर L इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इंटू पी, या फिर आर परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू पी। अभी आर साइन थीटा कौन है, ये है, क्योंकि अगर इसको थीटा माना है तो ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा होना चाहिए, तो इस वजह से ये हो गया आर साइन थीटा। तो अगर पार्टिकल यहाँ पर रहता तो भी तो ये डिस्टेंस आर साइन थीटा जो था ये कांस्टेंट ही रहता ना। अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो भी तो ये जो डिस्टेंस है ये अभी भी तो सेम ही है ना, आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा जो है चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर जो है वो कांस्टेंट हो गया, पी के जगह पे मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया। तो आपका मास तो चेंज करेगा नहीं, साथ ही साथ क्वेश्चन में बोल दिया दैट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही,
तो आपका ये पूरा टर्म कांस्टेंट नहीं हो जा रहा है। तो अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, तो ये आंसर होना चाहिए ना आपका, ये वाला कांस्टेंट है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो मैंने अभी पढ़ाया, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सिंपल सा तुमसे पूछा था और उम्मीद है तुमने इसे सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो जो तुमसे मैं अगला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो क्या है, दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल लिया जिसकी मास है m और इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v, मतलब कि इसे हमने प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से। कहने का मतलब कि यहाँ पर से ऐसे v से फेंक दिया, o पॉइंट से हमने इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि O के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितनी होगी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, मतलब कि जब ये अपने ट्रेजेक्ट्री के सबसे ऊंचाई पे होगा, मीन्स जब यहाँ पर होगा तो उस टाइम पे इस O पॉइंट के अबाउट इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितनी आनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको मास गिवन है, वेलोसिटी v गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, तो आंसर भी हमारा इसी के टर्म्स में आना चाहिए। तो देखो जब आपको O इस पॉइंट के अबाउट, हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम आपका रहेगा दैट आप यहाँ पर r वेक्टर की वैल्यू ढूंढो। तो r वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका r वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। सेकेंड आपका काम है p वेक्टर, मीन्स लीनियर मोमेंटम, जो कि इस लाइन के अलॉन्ग होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इसी के अलॉन्ग होगी, तो इस वजह से इसे लिख दिया p वेक्टर। अब इनके बीच का एंगल जो है वो कौन है, तो ये एंगल है। अब देखो, अब इसे थीटा मत लिख देना, बिकॉज थीटा तो ये बड़ी वाली एंगल है ना, हमें तो ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल मान लो कि अल्फा है, तो आपका जो वैल्यू आएगा L इक्वल्स टू वो कितना आ जाएगा, R क्रॉस P, मीन्स मैग्नीट्यूड L इक्वल्स टू आर पी साइन अल्फा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज मैंने R और P के बीच की एंगल को अल्फा माना है, क्योंकि थीटा ऑलरेडी वहाँ पर पहले से मेंशन था। या फिर L इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर P लिखा जा सकता है, ठीक है, R परपेंडिकुलर P लिखा जा सकता है। तो R परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट करो, देखो ये भी थीटा होना चाहिए, ये भी अल्फा होना चाहिए, ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये जो H है ये आपका कितना आ जाएगा, R साइन अल्फा। कहने का मतलब कि ये जो है H ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर केवल रख देनी है R की जगह पर। तो L इक्वल्स टू हो जाएगा H इंटू P। H क्या है, H मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो तो आप जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो H इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। ये u के जगह पर v था इसलिए मैंने v लिखा, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही आपका H है। नेक्स्ट P इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी जब आप लिखने जाओगे तो ध्यान रखना दैट कि मास तो m है, लेकिन वेलोसिटी आपको इस जगह की लिखनी है, और हाईएस्ट पॉइंट पे केवल और केवल प्रोजेक्टाइल मोशन में x के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वही बचती है, y वाली वेलोसिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा v cos थीटा, x के अलोंग जो वेलोसिटी होता है थ्रू आउट v cos थीटा। मीन्स आप यहाँ पर h के जगह पर क्या रख दोगे, आप h के जगह पर रख दोगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू एम वी कॉस थीटा। तो आपका हो जाएगा एम वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, मोमेंटम आ गया पॉइंट O के अबाउट। नेक्स्ट टॉपिक में बताने जा रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, मतलब कि किसी भी रिजिड बॉडी को, जैसे कि ये एक रिजिड बॉडी है किसी भी रैंडम शेप का, और ये मान लो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन कर रहा है ओमेगा से, तो इस एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेशन कर रहा है, तो इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सेम आप थोड़ा दिमाग लगाओ दैट कि अगर ये रिजिड बॉडी बना होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ही तो बना होगा, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके ही तो ये रिजिड बॉडी बना होगा।
तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा उसमें एक पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा, जो था कि r क्रॉस p या फिर r साइन थीटा इंटू p या फिर mv r साइन थीटा, mv मोमेंटम r साइन थीटा। तो वो भी हमने एक पार्टिकल के लिए सीखा। और ये जो रिजिड बॉडी बना है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिल के बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पार्टिकल का पहले एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अगर मान लो कि यहाँ पर एक रिजिड एक पार्टिकल कंसीडर करता हूँ जिसकी मास है m1 और इससे जो दूरी है इसकी r1 है ना, और इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी है वो है v1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एंगुलर मोमेंटम तो आप बहुत इजीली L1 इक्वल्स टू लिख दोगे r p साइन थीटा या फिर p के जगह पर mv लिख दो। सो mv r साइन थीटा, ये आराम से तुम लिख सकते हो। मास है m1, वेलोसिटी v1 और डिस्टेंस r1, तो m1 v1 r1 साइन थीटा। ठीक है, अगर सेम इसी तरह से एक और पार्टिकल होता तो उसके लिए लिख देते m2 v2 r2 साइन थीटा। अगर 3 पार्टिकल होता तो m3 v3 r3 साइन थीटा। और आपको पता होगा दैट रोटेशन के केस में हम लोग v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर लिखा करते थे, है ना। तो जहां पर v1 है वहां पर लिख देंगे हम लोग m1 ओमेगा r1 इंटू r1 साइन थीटा। अब ये समझो कैसे लिखा। तो देखो भाई v1 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, v1 इक्वल्स टू ओमेगा सारे बॉडी के लिए सेम होगा। ये पहला क्लास में मैंने बताया था क्यों सेम होगा। तो v1 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डिस्टेंस r1, उसी तरह से v2 इक्वल्स टू ओमेगा डिस्टेंस r2, उसी तरह से v3 इक्वल्स टू ओमेगा डिस्टेंस r3। तो सारे जगह पर v1 की जो वैल्यूज है उसे रिप्लेस कर दो। सो L इक्वल्स टू, अगर टोटल बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकालनी है तो सारे इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड कर देंगे। मींस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस 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 जितना भी पार्टिकल्स है। तो सबसे पहले अगर L1 लिखा जाए तो L1 हो जाएगा m1 इंटू ओमेगा r1 स्क्वायर साइन थीटा। देखना ऊपर में लिखा मैंने m1 इंटू ओमेगा r1 स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सेकेंड फिर उसी तरह से m2 इंटू ओमेगा सेम r2 स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब ये थीटा लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी r और v जो है परपेंडिकुलर है। ये 90 है तो साइन 91 लिख दो, तो इस वजह से इसको कैरी करना जरूरी नहीं है, ये 1 लिख दो। क्यों, 90 डिग्री हमने लिया है ऑलरेडी, r जो है वो p के परपेंडिकुलर ही ले लिया है, इस वजह से आप इसे नहीं लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्लस, इसी तरह से थर्ड वाला हो जाएगा m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर और इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो यहाँ से आपको कॉमन कुछ आएगा ओमेगा और ब्रैकेट में लिखोगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो ध्यान दो दैट कि ये जो पार्ट आ रहा है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये जो पार्ट आ रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये एंगुलर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। हर पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करो तो पूरे रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाती है। तो इस वजह से ये हो जाएगा I इंटू ओमेगा। तो L इक्वल टू I इंटू ओमेगा वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ रिजिड बॉडी, जो बॉडी आपने लिया था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये फॉर्मूला आप आराम से लगा देना जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो। किसी रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट I मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है और बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी अगर पता है तो बहुत आराम से तुम जो है ना उस रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्शन पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्शन मैंने पहले नहीं बताया ताकि आप आसानी से समझ जाओ, फिर जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है। तो देखो डायरेक्शन जब आपको निकालना होता है, मैंने शुरू में बताया था एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगुलर मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ए क्रॉस बी यूज करोगे। ए क्रॉस बी कैसे यूज करते थे, राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते थे वहां पे। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता था, ये मैंने बताया था टॉर्क पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था, आपने देखा नहीं है तो देखना जा करके। आपको आर क्रॉस पी करना है, पी क्रॉस आर नहीं करना है, आर क्रॉस पी करना है। तो आर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है पी से, तो आर के तरफ हाथ रखो, पी के तरफ घुमाओ, थंब का जो डायरेक्शन आएगा वो आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, आर के तरफ हाथ रखो और पी के तरफ घुमाओ। मैं एग्जांपल दे ही देता हूं, जैसे कि मान लो कि आपका आर ऐसे था और पी ऐसे था, तो आर के तरफ हाथ रखना है, आर के तरफ हाथ रखना है और पी के तरफ कर्ल करना है। तो थंब जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये जो थंब है ना ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन यहाँ पे दे देगा। या फिर इस केस में रोटेशन वाले में, ये तो एक तरीका हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालने का। दूसरा तरीका है दैट कि इस बॉडी की रोटेशन जिस तरफ हो रही है उधर फिंगर्स को कर्ल करो, थंब तुम्हारा किस तरफ आएगा, ऐसे एक्सिस की तरफ। आई बस जिस तरफ बॉडी घूम रहा है उधर फिंगर्स कर्ल करो, थंब जिधर आएगा वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। तो दो तरीका बताया, एक तो आर क्रॉस पी और दूसरा इस रोटेशन वाले केस में मैंने बताया कि जिधर बॉडी घूम रहा है ना, जिधर बॉडी रोटेट कर रहे हैं उस तरफ फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है जो भी वो आ जाएगी। अब इस पे भी मैं एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम बहुत अच्छे से जो है ना एंगुलर मोमेंटम समझ जाओगे। ये ना तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो दैट दो बॉल्स हैं ए और बी, यहाँ पर एक है ए और यहाँ पर एक है बी। अभी दोनों की मास m है, दोनों की मास m है, दोनों की मास जो है ना m है, यहाँ लिखा हुआ है each of mass m, each of mass m, ओके, आर अटैच्ड रिजिडली टू द एंड्स ऑफ अ रॉड। यहाँ से ए से लेकर के बी तक एक रॉड है, उससे बहुत रिजिडली हमने अटैच कर दिया ए और बी को, और इस रॉड की जो लेंथ है उसकी बात की गई है दैट ये डी है। द स्ट्रक्चर रोटेट्स अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ओ के अबाउट जो है ना बहुत तेजी से रोटेशन हो रहा है ऑफ द रॉड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ध्यान से देखो, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दैट यहाँ पर ए और बी जो है वो एंड से अटैच्ड हैं और ये रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन जो होगा आपका किस तरह से होगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड जो है रोटेशन की वो ओमेगा दी हुई है। आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इंडिविजुअल बॉल्स का और पूरे सिस्टम का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आप mvr sin थीटा यूज कर सकते हो, आई ओमेगा यूज कर सकते हो, आई ओमेगा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप अगर mvr sin थीटा में जाते हो तो प्रॉब्लम क्या है दैट कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको एंगुलर स्पीड गिवन है और साथ ही साथ पार्टिकल की रोटेशन हो रही है। तो उस मेथड में ना जा करके हम लोग डायरेक्टली जो है आई ओमेगा यूज कर लेंगे। डायरेक्टली आई ओमेगा यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो आप फॉर ए की बात करो, फॉर ए, तो जब ए की बात करोगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई ऑफ ए एंड ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए चाहिए किसके अबाउट, तो ओ के अबाउट रोटेशन हो रहा, मीन्स ओ इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे डिस्टेंस कितना है d/2 है और मास कितना है m है। तो किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², मीन्स आई ए हो जाएगा m d/2 का होल स्क्वायर, mr², परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। कहने का मतलब कि LA इज इक्वल्स टू m d² ओमेगा अपॉन 4 आ गया। इसी तरह से सेम अगर आप चाहो तो बी के लिए भी निकाल सकते हो। फॉर बी अगर बात करो तो उसका भी सेम एंगुलर मोमेंटम LB इक्वल्स टू m d² ओमेगा अपॉन 4 आएगा। अब हमें यहाँ पर पार्टिकल की जो रोटेशन है वो देखनी है। तो पार्टिकल इस तरफ ऐसे और इस तरफ ऐसे घूम रहा है, मतलब कि ये पूरा जो सिस्टम है ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमें अगर
इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये तो बी की हो गई, ये ए की हो गई। अब हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अगर टोटल चाहिए तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अगर आपको चाहिए तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, क्या तरीका होगा? उसके लिए आप इंडिविजुअल जो मोमेंटम है उनको ऐड कर दो। तो उसके लिए आप लिख दोगे दैट L इज इक्वल्स टू LA प्लस LB। क्यों दोनों को ऐड किया? बिकॉज दोनों जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का ही सेंस दे रहे हैं, इसीलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर एक चाहता कि नहीं मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है, दूसरा चाहता कि नहीं मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करते। लेकिन ए भी चाहता है एंटी क्लॉकवाइज घूमना और बी भी चाहता है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेशन करना, इस वजह से मैंने दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा md² ओमेगा अपॉन 4 प्लस md² ओमेगा अपॉन 4, मतलब कि इंटू 2 कर दो ना। सो md² ओमेगा अपॉन 2 ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें सीखी दैट आप कैसे किसी पुली और स्ट्रिंग के जो प्रॉब्लम है उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझोगे। साथ ही साथ आप एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को, जिसमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पार्टिकल या फिर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दैट आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, मैं सारे के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।